हाथी घोड़ा तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकरा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। राष्ट्रीय जनता दल के 24 विधायक, एआईएमआईएम के 5 विधायक, बीएसपी के 1 विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक, लेफ्ट के 3 विधायक आज यही डायलॉग कहेंगे। राज्यसभा के चुनाव में आज तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की हार हो गई है। एनडीए ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली, लेकिन भले ही आज एनडीए ने जीत हासिल की हो, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा दोस्तों बिहार में तेजस्वी यादव के हार की है। आखिरी क्षण तक तेजस्वी यादव आज लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। तेजस्वी यादव ने जब भी ये भापा कि एनडीए के लोग गेम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, तब तेजस्वी यादव विधानसभा में दौड़े, लेकिन नतीजे जो आए हैं वो नतीजे तेजस्वी यादव के अनुकूल नहीं है। वो नतीजे एनडीए के खेमे के लिए खुशी से भरी हुई है, क्योंकि 5 सीटों के चुनाव में एनडीए ने 5 सीटें जीत ली है। तेजस्वी यादव के लिए यह हार एक तौर पर आप कहें तो बड़ी सबक भी है। यह सिर्फ हार नहीं है। तेजस्वी यादव ने राज्यसभा के इस चुनाव के लिए पूरी रणनीति बनाई, पूरा गेम प्लान सेट कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सनम ही बेवफा हो जाए तो क्या कहना। तेजस्वी यादव के साथ ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। तेजस्वी यादव के साथ आज की तारीख में 37 यार नजर आए तो वहीं 4 गद्दार भी नजर आ गए। दोस्तों, आज रडार में चर्चा राज्यसभा के इस चुनावी रण की करेंगे, जहां एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन उसके जीत से ज्यादा तेजस्वी यादव के हार की चर्चा है। दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 63वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। राज्यसभा चुनाव के तारीखों की जैसे ही घोषणा हुई थी, बिहार में तब से ही कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो चर्चा ये आई कि राज्यसभा के इस 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें आरजेडी के कोटे की 2 सीटें खाली हो रही है। तो आरजेडी के कोटे से तेजस्वी यादव 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विधायकों का गणित कुछ ऐसा है कि वो 1 सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी ओर यह चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर आई कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार है। तीसरी चर्चा बिहार में आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, और आज तो फाइनली नीतीश कुमार राज्यसभा चले भी गए। तो कहते हैं ना कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रियाएं होती है, पहले कैंडिडेट के नाम पर संशय, चर्चा, मुहर लगना, दूसरा चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो नॉमिनेशन हो या फिर नॉमिनेशन के बाद की प्रक्रिया, आज तो चुनाव भी हुए और चुनाव के रिजल्ट तक की प्रक्रिया है। बिहार की चर्चा पूरे देश भर में होती रही। दोस्तों, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर हाल ही में चुनाव हुए। तो बिहार में राजनीतिक संयोग इस बार के चुनावी नतीजे 1 सीट महागठबंधन के खेमे के लिए भी लेकर आई थी, लेकिन उस संयोग को बिहार में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल किया और तेजस्वी यादव को परास्त कर दिया इस चुनावी अखाड़े में। राष्ट्रीय जनता दल ने एडी सिंह को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन आपको मालूम है कि आरजेडी के एक कैंडिडेट को हराने के लिए दिल्ली में बैठे अमित शाह बिहार पर नजर बनाए हुए थे। अमित शाह ने पूरी फील्डिंग सेट की थी, और इसके बाद बिहार में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर पूरा गेम प्लान सेट किया। चलिए, कहते हैं कि कई बार तस्वीरें साफ हो जाने से आने वाली तारीखों के लिए सबक मिल जाता है। इससे पहले जब 2020 के चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार 2022 में बनी थी, और 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर फिर से एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया था, उस वक्त भी फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव ने कई चेहरों को देखा था,
कई ऐसे चेहरों को देखा था जिन पर उन्होंने अटूट विश्वास किया, भरोसा किया और फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी कर दी। तो आज की जो तारीख है, तेजस्वी यादव ने गद्दारों के चेहरे देख लिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक हैं और 25 विधायक में तेजस्वी यादव की निगाहें ऐसी नहीं है कि जिसने दगा दिया उस पर ही थी। तेजस्वी यादव ने कई लोगों पर संकोच किया था, लेकिन आपको यह बता रहे हैं कि जिस विधायक ने तेजस्वी यादव के साथ छल किया, तेजस्वी यादव ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उनके साथ रहकर उनके पीठ में खंजर भोग जाएंगे। देखिए, राज्यसभा का ये चुनाव जो एक सीट पर आरजेडी लड़ रही थी, राष्ट्रीय जनता दल को एक सीट जीतने के लिए चाहिए थे 41 विधायक। 41 विधायक चाहिए थे और महागठबंधन जो बिहार में है, 35 विधायक महागठबंधन के पास है, एआईएमआईएम के पास 5 विधायक और 1 विधायक बीएसपी के। और आज जो चुनाव के दौरान की प्रक्रियाएं रही, इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के 24 विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक, बसपा के 1 विधायक, एआईएमआईएम के 5 विधायक, लेफ्ट के 3 विधायकों ने वोट कर दिया, लेकिन 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, इन्होंने गद्दारी की है। तो देखिए, आज इस रिपोर्ट में गद्दारों पर भी चर्चा करनी जरूरी है और कैसे इसकी पूरी फील्डिंग सेट हुई थी ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये राजनीति बिहार की राजनीति है और बिहार की चर्चा जब देश भर में हो तो ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव आखिरकार आज जो हारे, ये हार बीजेपी से उन्हें नहीं मिली। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को जुटा लिया था, एक मजबूत स्ट्रेटजी बनाई थी और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन को लेकर चर्चाएं 2020 के चुनाव में भी हुई, 2025 के चुनाव में भी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने गठबंधन नहीं किया और इस बार संयोग एआईएमआईएम के पक्ष में था। 5 एमएलए उनके चाहिए ही थे तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव ने ऐसे में उन विधायकों को जो है वो सेट करके रखा था और तेजस्वी यादव ने अनुरोध किया कि भाई आप आइए, एक साथ इस बार बीजेपी को परास्त करना है। और एआईएमआईएम आ गई। बसपा के इकलौते विधायक थे पिंटू यादव, वो भी आ गए। लेकिन जिनके साथ तेजस्वी यादव रहे, जिन्होंने तेजस्वी यादव के साथ हर बार सियासी बात की, बैठकों में हिस्सा लिया, उन्होंने ही तेजस्वी यादव को दगा दे दिया। तो मैं चाहूंगा कि पहले गद्दारों के चेहरे दिखा दी जाए, उनके बारे में बता दी जाए, फिर इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे, क्योंकि बिहार के राजनीति के लिहाज से गद्दारों की चर्चाएं सियासी दुनिया में हमेशा होती है। और आपके मोबाइल स्क्रीन पर बिहार की सियासत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिन्हें ढूंढा गया, वो चेहरे आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के ये विधायक हैं, आरजेडी के ये विधायक हैं दोस्तों। और ये तस्वीर है फैसल रहमान की। फैसल रहमान राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं दोस्तों, आरजेडी के विधायक हैं और तेजस्वी यादव के करीबियों में एक माने जाते हैं। फैसल रहमान तेजस्वी यादव के करीबियों में जाने जाते हैं, लेकिन फैसल रहमान ने गद्दारी की है। ये पहले गद्दार हैं, आरजेडी के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव को तो उम्मीद ही नहीं था फैसल रहमान से ऐसा। देखिए कैसे फैसल रहमान ने दगा दिया है, यह समझने की जरूरत है। फैसल रहमान बिहार के मोतिहारी के ढाका से विधायक हैं। पहले फैसल रहमान के बारे में आपको बताते हैं। इनके पिता जनाब मोतीउर रहमान भी बड़े राजनेता रह चुके हैं और फैसल रहमान ने आज जो कुछ भी किया है, आप एक तौर पर मान लीजिए कि राजनीतिक रूप से उन्होंने ना सिर्फ तेजस्वी यादव को धोखा दिया है, बल्कि जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जिस माहौल में फैसल रहमान जीत करके आए हैं, एक तौर पर आज उनके विधानसभा क्षेत्र ढाका में भी उनके खिलाफ उबाल है, गुस्सा है लोगों में, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है और ये मुस्लिम विधायक हैं। तो इनसे तो ऐसी उम्मीद तेजस्वी यादव को नहीं थी। देखिए, ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा गेम प्लान सेट था आरजेडी के खिलाफ,
जो कैंपेन चलाया जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर कि एक ऑपरेशन चलाना है जिसमें राज्यसभा के चुनाव को लेकर मजबूत रणनीति पर तोड़ना है राष्ट्रीय जनता दल को, तो कई दफे ऐसे लोगों को शिकार किया जाता है जिन पर इस बात का अंदेशा ना हो। तो तेजस्वी यादव को भी फैसल रहमान से कुछ ऐसा उम्मीद तो नहीं था, ऐसा शक भी नहीं था, लिहाजा फैसल रहमान षड्यंत्र का जाल बुनते गए। देखिए फैसल रहमान के बारे में आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये नंबर 1 गद्दार है। पार्टी के साथ रहकर फैसल रहमान ने गद्दारी की है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि फैसल रहमान एक बड़े गेम में शामिल थे। गेम ये था कि और भी विधायकों को तोड़ना है। राष्ट्रीय जनता दल के 4 और विधायकों से फैसल रहमान ने टच किया था। यह माना जा रहा है कि जो जानकारियां आ रही है, फैसल रहमान की कोशिशें नाकाम हुई। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने संयुक्त रूप से नाकाम किया, लेकिन फैसल रहमान ने अपने जो लोग भी उनके करीबी थे उन करीबियों को टच किया, उन करीबियों को झांसे में लाया कि वो इस राज्यसभा के चुनाव में जो है वो वोट करे महागठबंधन के खिलाफ या फिर वो वोट का बाइकाट करे। तो देखिए क्रॉस वोटिंग आप नहीं कहिएगा, लेकिन फैसल रहमान ने आज जिस तरीके से किया है वो तो साफ हो गया कि फैसल रहमान बिके थे और कितने में बिके थे ये चर्चा हो रही है। कोई अनुमान लगा सकता है, लेकिन जो बातें हैं वो तो कोई क्लियर नहीं कह सकता। हालांकि फैसल रहमान ने इस चुनाव के खत्म होते ही जैसे ही 4 बजे इसके बाद एक डिजिटल न्यूज रिपोर्टर को फोन किया, उनसे बातचीत के दौरान ये कहा कि उनकी मां दिल्ली में है। लेकिन देखिए जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि फैसल रहमान दिल्ली में नहीं पटना में ही थे। फैसल रहमान ने कहा कि उनकी मां दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती थी, वो उनके पास थे। देखिए फैसल रहमान दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली से तो आ गए थे, कल भी दिल्ली में थे और आज पूरे दिन अपनी गाड़ी अपने आवास पे खड़ा करके वो पटना में ही थे, अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। मोबाइल बंद रखा था फैसल रहमान ने। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये जो धोखा और ये चुनाव के दौरान जो ये पूरे खेल की प्रक्रिया हुई, ये षड्यंत्रों का जो जाल बुना था, इस जाल के सबसे बड़े मास्टरमाइंड एनडीए के खेमे को छोड़कर देखें अगर महागठबंधन के खेमे में, तो फैसल रहमान थे। फैसल रहमान ने आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों को भी टच किया था। तो देखिए एक मजबूत नेता रहे इनके पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद सियासी दुनिया में आए और इन्होंने आज जो है ना सिर्फ पार्टी के साथ गद्दारी की है, बल्कि फैसल रहमान ने जनता के जनादेश के साथ भी आज एक तौर पर कहें तो गद्दारी की है। क्योंकि आप सोशल मीडिया हैंडलों पर उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों का उबाल देख सकते हैं, गुस्सा देख सकते हैं। खैर ये तो पहले गद्दार की कहानी है। देखिए ये जो पूरा रणनीति था, इस रणनीति में जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बिहार में जो ऑपरेशन चलाया, इस ऑपरेशन के पहले सूत्रधार उन्होंने फैसल रहमान को चुना, लेकिन इसके बाद जो है वो कांग्रेस के खेमे में तोड़ने की रणनीति शुरू की गई। देखिए आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस गुट में टूट हुई है। 3 विधायक, सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने जो है वो गद्दारी की। तो दूसरे जो गद्दार हैं उनका भी नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दूसरे नाम है मनोहर प्रसाद। देखिए मनोहर प्रसाद मनिहारी से विधायक हैं ये, और मनिहारी के विधायक पर जब बीजेपी जेडीयू ने डोरा डाला तो ये तैयार नहीं हुए। इन्होंने कहा कि पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है। और आपको बता रहा हूं इन चारों विधायकों ने जिन्होंने आज धोखा दिया है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नाम पर ही वोट मांगे इन लोगों ने। इसमें किसी भी विधायक का ऐसा फेस वैल्यू नहीं है क्षेत्र में जो अपने बलबूते चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाए। एक तो
जो अगले गद्दार के लिस्ट में आएंगे उनके बारे में बताएंगे, वो एनडीए से चुनाव लड़के हार चुके हैं, खैर महागठबंधन से चुनाव जीत गए। तो मनोहर प्रसाद के साथ डील किया गया कि भाई आपकी राजनीतिक अब अनुभव ही रहेगी और आने वाली तारीखों में आपके जो परिवार के लोग हैं, जो आपके लड़के हैं, उन्हें राजनीतिक विरासत में मिले तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो इस लपेटे में एनडीए के खेमे ने मनोहर प्रसाद को भी अपने जाल में फंसा लिया। देखिए, मनोहर प्रसाद भी फंस गए और मनोहर प्रसाद के साथ डील भी हुआ है, लेन देन का भी डील है। खैर, वो तो सूत्र बता रहे हैं, अब क्या है असलियत वो बातें तो अब आएगी ही, आने वाली तारीखों में सब कुछ सामने आ जाएगी। लेकिन मनोहर प्रसाद ने गद्दारी की है, ये दूसरे गद्दार हैं। आपको बताएं कि मनिहारी में ये चुनाव हार रहे थे, बुरे स्थिति में थे, लेकिन वहां जब लगातार सभाएं शुरू हुई, जब महागठबंधन का पूरा कुनबा मजबूती से मैदान में उतरा, तो मनिहारी जैसे सीट पर ये चुनाव जीते। खैर, अब इनके बाद गद्दार नंबर 3 कौन है, जरा देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर। गद्दार नंबर 3 सुरेंद्र कुशवाहा नाम है जनाब का। ये पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं। आपको बताएं कि इनकी चर्चा काफी पहले से थी। फैसल रहमान और ये 2 ऐसे विधायक थे जो बहुत पहले सेट हो चुके थे। ये जनवरी के आखिरी सप्ताह में ही ये दोनों जो एमएलए हैं वो आप कहिए खुलकर की बिक चुके थे। सुरेंद्र कुशवाहा पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। इससे भी बड़ी बात कि खुद चुनाव लड़कर चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में जब यह दावा किया गया कि भाई बीजेपी जेडीयू की लहर चल रही है बिहार में, तब इन्होंने वाल्मीकि नगर सीट पर जेडीयू को पछाड़ कर जीत हासिल की। और जैसे ही ये चुनाव जीते, इसके बाद से इनका मन डोल रहा था। गद्दारी के फिराक में ये बहुत पहले से थे और ये माना जाता है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की ये रेगुलर टच वाले व्यक्ति हैं। ये हमेशा उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के टच में रहते हैं। तो सुरेंद्र कुशवाहा तीसरे गद्दार थे। लेकिन चौथे गद्दार कौन? चौथे गद्दार ने तो बहुत दल बदला और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर। मनोज विश्वास नाम है विधायक का और ये फॉरबिसगंज से विधायक है। फॉरबिसगंज सीट पर इन्होंने बीजेपी को पछाड़ के जीत हासिल की। जेडीयू में थे, आरजेडी में आए और आरजेडी से कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने टिकट दिया और चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद ये राज्यसभा के चुनाव में बिक गए। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि इन 4 विधायकों ने जो गद्दारी की है, इसके पीछे की एक बड़ी रणनीति है और वो समझने की जरूरत है। देखिए, राज्यसभा के चुनाव की घोषणा होगी ये तो तय था। एनडीए खेमे के लोग भी जानते थे कि किस तारीख को हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर के महीने में 9 अप्रैल को सबके कार्यकाल खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से जाल बुनना शुरू कर दिया बीजेपी ने जनवरी महीने से। हालांकि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी इस पर काम करने में लगी थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर जाल बुनना शुरू किया। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते, जिन्होंने अपने दल के लिए बखूबी पसीने बहाए और इन जो पार्टी के साथ जो आरजेडी और कांग्रेस के विधायक थे, इनकी गद्दारी वाले चेहरे को प्रदर्शित कर दिया। तो एक बड़ी भूमिका निभाई इस पूरे रणनीति में अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी ने। विजय चौधरी को भी आप इसमें इस बात के लिए आप कहेंगे, दाद देंगे कि उन्होंने जो है वो दल के लिए तमाम नेताओं को खूब भोज खिलाया। खैर, एनडीए ने जीत हासिल की है, प्रचंड जीत हासिल की है। 5 में 5 सीटों पर जीत हासिल की है। शिवेश राम प्रथम वरीयता के आधार पर उन्हें 30 वोट मिला, लेकिन दूसरे वरीयता में वो चुनाव जीत गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 44 वोट मिले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 44 वोट मिले हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम प्रमुख को 42 वोट मिले हैं और 42 वोट रामनाथ ठाकुर को मिले हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। लेकिन
एनडीए के इस जीत से ज्यादा बिहार में तेजस्वी यादव के हार की चर्चा है। दोस्तों, आज के चुनावी नतीजे बहुत कुछ सिखाते हैं। सिखाते ये हैं कि कौन कब किस पर भरोसा कर सकता है, ये वक्त के साथ तय करने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव एक तौर पर सबक रहा, जब दल के मुखिया पूरे दिन आखिरी क्षण तक डटे रहे, लड़ते रहे, लेकिन दल के विधायक ने गद्दारी की, तो तेजस्वी यादव को इससे सबक लेना चाहिए। रडार में आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।